मूवी के स्टार्टिंग में हमें सन 2024 का टाइम दिखाया जाता है। अब साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी अपने कुछ एस्ट्रोनॉट को मून पर रिसर्च करने के लिए भेज रही थी, जहां पर वो लोग प्लान के मुताबिक पृथ्वी की ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं। जब एस्ट्रोनॉट मून पर पहुंचकर लैंड करने ही वाले थे, तभी कुछ ग्लिच के कारण उनका स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सभी एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अभी भी उस एजेंसी ने चांद पर जाने के लिए हार नहीं मानी थी। उसने अब अपने 3 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने का प्लान बनाया है, जिनका नाम ली चो और हुवांग था। अब 5 साल पहले की हुई घटना के कारण सब लोग डरे हुए थे, इसलिए वो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे थे। अब मून पर जाने से पहले तीनों एस्ट्रोनॉट अपना मैसेज पूरी दुनिया के सामने देने लगते हैं, जहां पर ली सबको बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और चांद पर पहुंचने के बाद में उसकी डिलीवरी होगी। तब मून पर जाकर ही वो अपने बच्चे के लिए नाम चुनेगा। चो बताता है कि वो अपने फैमिली को प्राउड करने के लिए इस मून मिशन पर जा रहा है। हुवांग के लिए ये मिशन बहुत ही खास है। 5 साल पहले मून पर मारे जाने वाले एस्ट्रोनॉट में उसके डैड भी शामिल थे। वो चांद पर इसलिए जा रहा है ताकि अपने डैड के अधूरे सपने को पूरा कर सके। इसके बाद में वो सब एक स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वो चांद की ऑर्बिट में पहुंचते हैं, तब बहुत खतरनाक एक सोलर बाइव उनके स्पेसशिप से टकरा जाती है, जिससे स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है, जिससे उनका कम्युनिकेशन अर्थ से टूट जाता है। और ये खबर फैलते ही पूरी साउथ कोरिया में इस पर बात होने लगती है, क्योंकि उनका पिछला मून मिशन बुरी तरह से फेल हो गया था। अब यहाँ पर ली और जो स्पेसशिप से बाहर आकर उसे रिपेयर कर रहे होते हैं ताकि वो पृथ्वी से संपर्क कर सके। अब शिप के अंदर से हुवांग उन्हें ये बता रहा था कि उन्हें क्या करना है। अब वो दोनों देखते हैं शिप के फ्यूल टैंक में सोलर वाइब के टकराने से छेद हो गया है। जब तक वो उसे ठीक करने के बारे में सोच पाते, तब तक वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें चो नाम का एस्ट्रोनॉट वहीं पर ब्लास्ट में मारा जाता है। यहाँ पर ली के काफी चोट आई थी, लेकिन वो शिप के सेफ्टी वायर से जुड़ा हुआ था। तभी पृथ्वी पर मौजूद उनकी मेन बेस को कुछ सेकंड के लिए सिग्नल मिलते हैं। अब यहाँ पर उन्हें भी पता चल गया था चो की ब्लास्ट में डेथ हो गई है। तभी हुवांग स्पेसशिप के अंदर से ली को बचाने के लिए बाहर आने वाला था, लेकिन ली उसे मना कर देता है। वो उसे बताता है कि वो ज्यादा ही घायल है, वो नहीं बच सकता और उसके लिए हुवांग को मरने की जरूरत नहीं है। वो अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं, और बताता है उसने कम्युनिकेशन के एंटीना को ठीक कर दिया है, जिससे वो कुछ समय के बाद में सिस्टम को रिबोट करके पृथ्वी से कांटेक्ट कर पाएगा। अब यहाँ से ली अपनी सेफ्टी वायर खोल देता है और स्पेस के काले अंधेरे में तैर कर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। अब हुवांग सिस्टम को रिबूट करता है, जिसके बाद में उसका अर्थ से संपर्क हो जाता है, जहां पर वो मैन बेस को बताता है कैसे ली और जो दोनों मारे गए हैं, और उसका स्पेसशिप भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब उसे अर्थ पर मौजूद बेस से वेट करने के लिए कहा जाता है। अब पूरी कोरिया में ये बात फैल चुकी थी। तभी एक मीटिंग होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो लगातार 2 मून मिशन में फेल नहीं हो सकते, उन्हें कुछ तो करना ही होगा। अब वहां पर बैठे सारे मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं पिछले मून मिशन के हेड किम को बुलाना होगा, क्योंकि उसी ने पूरे मून मिशन को डिजाइन किया था। लेकिन पिछले मून मिशन के फेल होने के बाद में उसने उस स्पेस एजेंसी को छोड़ दिया था। अब जिसकी वजह से पिछले मिशन के एस्ट्रोनॉट मारे गए थे, वो ही अब इस मून मिशन को बचा सकता है। अब जल्दी से किम को स्पेस एजेंसी में बुलाकर सब कुछ समझा दिया जाता है, लेकिन वो उनके साथ काम करने के लिए मना कर देता है। तभी उसे पता चलता है हुवांग, जो कि इस मिशन में फंसा हुआ है और पिछले मून मिशन में मारे जाने वाले एस्ट्रोनॉट का लड़का है। अब किम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सब साइंटिस्ट ये देखते हैं एक्सीडेंट के बाद से हुवांग के शिप का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो किम हुवांग को बताता है कि उसे शिप के थ्रस्टर से शिप को मून के ऑर्बिट में फायर करना चाहिए। तो वो ऐसा ही करता है, जिससे शिप का टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा था, और किम उससे कहता है उसे आगे ऑर्डर के लिए वेट करना चाहिए। इसके बाद में किम अपनी एक्स वाइफ मून को कॉल करता है, जो नासा में एक साइंटिस्ट है। वो मून से कहता है कि हुवांग को बचाने के लिए नासा उसकी हेल्प करे, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। अब किम मून से बात कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि हुवांग ने उनकी परमिशन के बिना अपने लैंडर को एक्टिवेट कर लिया है और वो चांद पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उससे मना करते हैं, क्योंकि लैंडर भी उस सोलर वाइब से थोड़ा सा डैमेज हुआ होगा। लेकिन हुवांग ये रिस्क लेने के लिए तैयार था। वो सबसे कहता है कि पृथ्वी से इतनी दूर जाकर और चांद के इतने करीब आकर अब वो वापस नहीं लौट सकता। हुवांग किम की बात मानने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसके डैड की मौत उसी की वजह से हुई थी। हुवांग के मून पर लैंड करने की न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अब किम को एक बात और पता चलती है, मून के जिस हिस्से पर हुवांग लैंड करने वाला है, वहां पर कुछ टाइम बाद एस्ट्रोनॉइड की बारिश होने वाली है, यानी कि लैंड करने के बाद में भी उसका बचना मुश्किल है। अब हुवांग किसी तरह से मून पर लैंड हो जाता है। पूरी कोरिया में इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। मून पर पहुंचकर हुवांग लैंडर से बाहर निकलकर मून की धरती पर पैर रखता है। वो वहां पर कोरिया का एक झंडा लगाकर अपने मून मिशन के सारे सैंपल्स को मून से इकट्ठा करने के लिए एक रोवर से निकल गया था। तभी वो एक ऑटोमेटिक ड्रोन को ऊपर उड़ा देता है, जिससे वो उस पर नजर रखेगा। अब हुवांग मून पर लैंड तो कर गया था, लेकिन वापस मून की ऑर्बिट में जाने के लिए उसके स्पेसशिप और लैंडर में प्रॉब्लम थी। तो किम मिलकर बाकी साइंटिस्ट के साथ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी
भी नासा से हेल्प करने की मांग की जाने लगती है ताकि वो हुआंग को मून से अर्थ पर वापस लाने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब भी रह रहे हैं। लेकिन नासा के हायर ऑफिसर ये कहकर उनसे मना कर देते हैं। हुआंग अभी मून के जिस हिस्से पर है वहां पर कुछ समय बाद एस्टेरॉइड की बारिश होने वाली है, तो वो लोग उसे बचाने के लिए अपने एस्ट्रोनॉट की जान दांव पर नहीं लगा सकते। तभी कोरिया की एजेंसी को भी यह पता चल जाता है कि नासा ठीक कह रही है, जहां पर अभी हुआंग मौजूद है वहां पर कुछ समय बाद एस्टेरॉइड की बारिश होने ही वाली है। अब हुआंग पृथ्वी पर मौजूद मेनवेश को बताता है कि उसने चांद पर से सारे सैंपल्स ले लिए हैं और उसने आज तक की सबसे बड़ी खोज कर ली थी, क्योंकि जब उसने सैंपल्स लिए थे तो चांद की सरफेस के नीचे से जमे हुई पानी की बर्फ भी मिल गई है। लेकिन अब हुआंग देखता है कि उसके आसपास कुछ हलचल हो रही है। तभी छोटे छोटे एस्टेरॉइड मून से आकर टकराने लगते हैं। तभी हुआंग जल्दी से उस रोवर में बैठकर अपने लैंडर की तरफ जाने लगता है। वो बहुत सारे बड़े बड़े एस्टेरॉइड से बचने के बावजूद भी एक बड़े एस्टेरॉइड की चपेट में आ जाता है। अब उसका रोवर क्रेटर में फंस जाता है। इसके बाद में वो अपने ड्रोन को बुलाता है तो ड्रोन उसे उस क्रिएटर से निकाल कर बाहर ले जाता है। लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि वो एस्टेरॉइड की बारिश के बीचों बीच खड़ा था और उसका लैंडर भी उससे काफी दूरी पर था। जैसे तैसे वो अपने लैंडर के पास पहुंचकर उसमें बैठ जाता है और अपने स्पेस शिप की ओर जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद में वो अपने स्पेस शिप तक पहुंच चुका था और लैंडर को मैनुअल मोड में करके वो उसे अपने स्पेस शिप से जोड़ देता है। लेकिन उसके लैंडर से स्पेस शिप में जाने से पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड उसके शिप से टकरा जाता है, जिससे लैंडर टूटकर मून के ऑन ऑर्बिट में तेजी से जाने लगता है। अब अमोनिया गैस के लीक होने से हुआंग बेहोश हो जाता है और तभी उसका शिप लैंडर समेत मून पर क्रैश लैंडिंग करता है। वहीं अब अर्थ पर मौजूद बेस पर सबको यह पता चल चुका था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब 4 घंटे इंतजार करने के बाद में जब उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता तो वो हुआंग को डेड घोषित कर देते हैं। कोरिया के लोग ये न्यूज देखकर दुखी थे कि अकेला एस्ट्रोनॉट भी मर गया है। अब किम भी ये बात सुनकर दुखी था। तभी उसके पास नासा का एक मैसेज आता है, जिसमें नासा को हुआंग का एक हेल्प का मैसेज प्राप्त हुआ था। अब ये मैसेज किम की वाइफ मून जो नासा में काम करती है उसने ही लीक किया था। अब क्योंकि किम के पास हुआंग की फ्रीक्वेंसी भी थी, इसलिए वो घर से ही उससे कांटेक्ट करने लगता है। अब हुआंग किम को बताता है वो सेफ्टी सिस्टम की वजह से क्रैश लैंडिंग से बच गया है। अब उसके लैंडर में ऑक्सीजन और पावर बहुत कम बची है। अब किम अपने घर से निकलकर मेन बेस पहुंच जाता है। वहीं पर कोरिया की स्पेस एजेंसी में काम करने वाली एक एम्प्लॉय हुआंग का हेल्प मैसेज यूट्यूब पर अपलोड कर देती है, जिससे कि सब लोग नासा पर दबाव बना सके। और होता भी ऐसा ही है। दुनिया के सब लोग नासा पर हेल्प के लिए दबाव बना रहे होते हैं। वहीं नासा के हेड किम की वाइफ मून पर गुस्सा थे, क्योंकि उसी ने वो मैसेज किम को किया था। लेकिन वो उससे कुछ भी कहते उससे पहले ही व्हाइट हाउस से प्रेसिडेंट का कॉल पहुंच जाता है। अब कोरियन एजेंसी ने हुआंग के लैंडर से कनेक्शन कर लिया था। अब तक पूरी कोरिया में ये खबर फैल चुकी थी कि पब्लिक प्रेशर के चलते नासा ने उसकी हेल्प करने के लिए कंफर्मेशन दे दी है। अब यहाँ पर मून अमेरिका के लूनार स्टेशन और कोरिया की स्पेस एजेंसी के बीच कांटेक्ट करवा देती है, जिससे वो दोनों मिलकर हुआंग को बचा सकते हैं। अब नासा के सब ऑफिसर किम की वाइफ मून को सस्पेंड करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर वो लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर कोई हंगामा हो, इसलिए वो अभी भी उसे नासा में काम करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसका नासा में यह आखिरी मिशन था। अब यहाँ पर नासा का एक शिप मून के ऑन ऑर्बिट में आ चुका था, जहां से उन्हें हुआंग के लैंडर को अपने शिप से डॉक करना था। अब हुआंग डैमेज हो चुके लैंडर को लॉन्च करने लगता है, लेकिन मेल फंक्शन होने के कारण वो लॉन्च नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर किम जल्दी से हुआंग को लॉन्चिंग रोकने के लिए कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हुआंग का लैंडर मून के सरफेस से टकराते हुए एक बड़े से क्रिएटर में जा गिरा था। अब उसके लैंडर का डॉकिंग पोर्ट भी टूट चुका था। अब नासा का स्पेस शिप भी मून की ऑन ऑर्बिट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था, क्योंकि अब मून को भी ना चाहते हुए ये रेस्क्यू मिशन को टालना पड़ता है। यहाँ पर किम हुआंग को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हुआंग अब तक हार मान चुका था। यहाँ पर वो सबको बताता है कि उसके डैड को पिछले मून मिशन पर जाने से पहले उन्हें ये पता चल चुका था कि स्पेसशिप के एक इंजन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके मिशन पर चले गए थे, जिससे उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर किम हुआंग को बताता है अभी भी उसे पूरी बात नहीं पता है। उस मिशन पर जाने से एक दिन पहले तुम्हारे डैड मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि इंजन के ठीक होने तक उन्हें इस मिशन को टाल देना चाहिए। लेकिन किम उस मिशन पर बहुत सालों से काम कर रहा था, तो उसे ऐसा लग रहा था इंजन की छोटी सी गड़बड़ से कुछ नहीं होगा, तो किम ने जानबूझकर उस मिशन को नहीं रोका। और ये कहकर किम हुआंग से सॉरी बोलता है, तो हुआंग भी उसे माफ कर देता है, क्योंकि वो उस दिन हुआंग के डैड की बात मान लेता तो शायद से वो मिशन फेल ना होता और ना ही किसी एस्ट्रोनॉट की डेथ होती। अब मून भी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी वो किम को कॉल लगाती है और उससे कहती है मेरे दिमाग में एक और प्लान आया है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी वो वैसे भी नासा से सस्पेंड होने वाली है। तो वो नासा के कंट्रोल रूम में जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सारे एस्ट्रोनॉट से ये कहने लगती है कि वे लोग पृथ्वी की ऑन ऑर्बिट से बाहर जाकर एक देश के नहीं रहते, इसलिए उन्हें हुआंग को बचाना चाहिए। अब कोरियन स्पेस एजेंसी में किम और बाकी के साइंटिस्ट मिलकर हुआंग के लैंडर को लॉन्च करने की
की कोशिश कर रहे थे ताकि वो किसी तरह से मून की ऑर्बिट में पहुंच सके। इसके बाद में नासा के एस्ट्रोनॉट उसे रेस्क्यू कर सकते हैं। अब हुआंग ऐसा कर भी लेता है, लेकिन उसे यहाँ पर लैंड करना था। लैंडर डैमेज होने के कारण वो लैंड नहीं कर पाता। यहाँ पर हुआंग सारे सैंपल्स और कुछ ड्रोन को लेकर मून पर कूद जाता है, जहाँ पर कुछ देर गिरने के बाद में जब वो मून के सरफेस के करीब पहुंचता है तो वो अपने ड्रोन को एक्टिवेट करके मून के सरफेस से टकराते हुए गिरने लगता है और यहाँ पर मेन बेस से उसका संपर्क टूट जाता है। अब नासा का स्पेस शिप भी उसे लेने के लिए वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन अब उन्हें हुआंग की एग्जैक्ट लोकेशन का पता ही नहीं था। अब हुआंग भी थोड़े होश में था, तो वो किसी तरह से हिम्मत करके नासा के स्पेस शिप को अपनी लोकेशन भेज देता है, जिससे नासा के एस्ट्रोनॉट हुआंग को बचाकर अपने स्पेस शिप में ले आते हैं। और यहाँ पर सब खुश थे कि फाइनली उन्होंने हुआंग को रेस्क्यू कर लिया। अब हुआंग पृथ्वी पर आकर दुनिया भर के सभी एजेंसी से उन सैंपल्स को शेयर करेगा। हुआंग के बचने की खबर से सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। थोड़े दिन बीतने के बाद हुआंग अपने देश कोरिया पहुंचता है। अब तक हुआंग एक नेशनल हीरो बन चुका था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।